अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के सेकंड लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड स्टार्ट किया था चैप्टर 1 से, और उसका जो लास्ट स्टेप हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। इसको मैं एक बार फिर से डिस्क्राइब कर दूं, देन हम इसको आगे की तरफ मूव करेंगे। एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम में हम लोगों ने ये देखा था कि जब हमारी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे डिजाइन करने वाले हैं या जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं, यकीनन प्रॉब्लम से मुराद यहाँ हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग है। तो जिस सॉफ्टवेयर को हम लोग यहाँ पे डिजाइन करने वाले हैं उसके लिए हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली, उसकी रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई कर दिया, एक डॉक्यूमेंट बना लिया। देन उसके बाद हमारी वो जो प्रॉब्लम है हमने उसको डिकम्पोज करके सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि हमारे जो स्मॉलर पार्ट्स हैं, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी गेम डेवलपमेंट की, तो जो स्मॉलर पार्ट्स हैं वो सारे के सारे पार्ट्स जब उनको डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया जाता है तो डिपार्टमेंट्स, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स विद इन टाइम उसको पैरेलल डिजाइन करना शुरू कर देते हैं। तो एक बड़ी प्रॉब्लम पर तवज्जो देने की बजाय अगर हम ईच स्मॉलर पार्ट उसको अगर सॉल्व कर ले सेपरेटली तो हम एक सिंपल सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर वो सारे के सारे पार्ट एक साथ अगर सारे डिपार्टमेंट सॉल्व कर लें तो विद इन टाइम हमारा सॉफ्टवेयर भी बन जाएगा और उसमें कोई भी एम्बिग्युइटी क्रिएट नहीं होगी। तो इस टेक्निक को टॉप डाउन डिजाइन भी बोलते हैं और डिवाइड और कंकर टेक्निक भी बोलते हैं। एनालिसिस करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट आने वाला स्टेप है इस स्टैंडर्ड के मुताबिक वो होगा एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट हमारे इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के बड़े अहम स्टेप्स हैं जी, क्योंकि इनकी बेस के ऊपर हमने हमारा जिसको हमने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए देना है, बिकॉज हम तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं, तो हमारा जो डेवलपर है उसके लिए जो ज्यादा अहम चीजें हैं वो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट है। इसको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। एल्गोरिथम में क्या होता है? दिस स्टेप रिक्वायर टू डेवलप अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन है। प्रोग्रामिंग में एल्गोरिथम से मुराद वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसके जरिए हम अपने एल्गोरिथम को सॉल्व करेंगे, और अगर एल्गोरिथम को हम फॉलो करते हैं, एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं, तो बजाहिर हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको जो क्वेश्चन होगा वो सही एक्सेप्टेड होगा। इसी तरीके से अगर हम अपना सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं, उसकी डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं और उसकी आउटपुट 100% लाना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि जो एल्गोरिथम हम लिखेंगे डेवलपर के लिए वो क्लियर होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ताकि उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमारा जो डेवलपर है, जो डिजाइनर है, वो ये वेरीफाई कर ले क्या ये एल्गोरिथम हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी सकता है कि नहीं। अब एक ह्यूमन साइकी है कि अगर आपके सामने एक पैराग्राफ लिखा हो और एक तस्वीर बनी हो, तो आप उन दोनों में से क्या चीज आसानी से समझ आएगी? तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, एक लिखे हुए पैराग्राफ और एक डायग्राम में से इंसान को जो चीज समझ आती है वो है डायग्राम। तो इस स्टैंडर्ड में भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टैंडर्ड में, साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को भी, इस पॉइंट को भी, प्रॉब्लम नहीं कहना चाहिए, इस पॉइंट को भी उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। यानी कि एल्गोरिथम हमारा वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो हम किसी भी लैंग्वेज में लिख लें, चाहे इंग्लिश में लिखें, चाहे उर्दू में लिखें या चाइनीज में लिख लें, लेकिन अगर उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की आप डायग्राम बनाएंगे तो डेवलपर को डायग्राम समझना ज्यादा आसान होगा। वो डायग्राम को देख के अंदाजा लगा लेगा कि एल्गोरिथम में क्या लिखा होगा। तो इस स्टैंडर्ड में उस डायग्राम को नाम दिया गया है फ्लो चार्ट का। अब फ्लो चार्ट किसे बोलते हैं जी? आफ्टर डिजाइनिंग द एल्गोरिथम, नेक्स्ट स्टेप टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। डिजाइन करना इसलिए जरूरी है कि आप जो डायग्राम बनाते हैं उसमें प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं होती है। प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हमेशा एल्गोरिथम में होती है, लेकिन हम फ्लो चार्ट क्यों बनाते हैं? ताकि हमारे सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर हमारे डेवलपर को समझ आ जाए। क्योंकि सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर डिजाइन करना डेवलपर का काम नहीं होता, वो डिजाइन करना आज जो हायर अथॉरिटीज है, यानी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, उनका काम होता है। डेवलपर या प्रोग्रामर सिर्फ उनके उस आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए नया सॉफ्टवेयर बनाता है। ठीक है, सो फ्लो चार्ट इनफैक्ट मैप द एल्गोरिथम।
तो अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी जो फ्लो चार्ट है वो एल्गोरिथम का एक नक्शा होता है which help to understand the flow of control and data to the algorithm, जो हमें ये बताता है कि हमारे एल्गोरिथम का फ्लो क्या है, हमारे डाटा का फ्लो क्या है, हमारा डाटा किस तरफ जा रहा है, ताकि हमारे डेवलपर को पता चले कि इनपुट फीचर्स कौन से हैं, प्रोसेसिंग फीचर्स कौन से हैं, आउटपुट फीचर्स कौन से हैं। जब आप एल्गोरिथम मुकम्मल कर लेते हैं, उसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं, वो फ्लो चार्ट एक्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद हमारी एक्चुअल डिजाइनिंग शुरू होती है। लेकिन डिजाइनिंग करने से पहले हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि हमारा वो जो एल्गोरिथम है वो सही चल रहा है कि नहीं, तो उसको नाम देते हैं डेस्क चेकिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये अक्सर बोर्ड के पेपर में आता है। डेस्क चेकिंग इज द प्रोसेस टू केयरफुली ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिथम ऑन पेपर फॉर सम टेस्ट डाटा, यानी आपने एल्गोरिथम को टेस्ट करना है पेपर के ऊपर, आपने कोई टेस्ट डाटा ले लेना है। अब अक्सर स्टूडेंट से पूछते हैं सर टेस्ट डाटा किसको बोलते हैं, हमारा जो फर्जी डाटा होता है, ठीक है, उसको टेस्ट डाटा बोलते हैं। तो अगर तो हमारे एल्गोरिथम का आंसर उस टेस्ट डाटा की मदद से 100% आ जाता है तो हमारा एल्गोरिथम बिल्कुल ठीक है, वो अप्लाई होने के लिए ओके होगा। अब चूंकि एक्चुअल डेवलपमेंट हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो हम नेक्स्ट स्टेप जो इसको फॉलो करेंगे वो होगा राइट द प्रोग्राम। क्योंकि हमारा एल्गोरिथम एक्सेप्ट हो गया, फ्लो चार्ट एक्सेप्ट हो गया, फ्लो चार्ट हमने डेवलपर को दे दिया, डेवलपर का काम है सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना, तो उसने उस एल्गोरिथम का या उस डायग्राम का एक्चुअल प्रोग्राम लिखना शुरू करना, ठीक है। सो राइट द प्रोग्राम मीन्स टू कन्वर्ट द एल्गोरिथम टू एक्चुअल प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको पता है कि मार्केट में आजकल बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो उनके ऊपर काम हो रहा है। जावा का नाम आपने सुना होगा, जावा बहुत पहले भी यूज होती थी, अब भी मार्केट में बहुत ज्यादा इन है, उसके जरिए बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, या वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो। उसके अलावा पाइथोनिक लैंग्वेज का आपने नाम सुना होगा, उसके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, काफी अच्छी लैंग्वेज है। रूबी ऑन रेंज आपने ये नाम सुना होगा, रूबी एक लैंग्वेज है और रेंज उसका फ्रेमवर्क है जिसके जरिए हमारी वेबसाइट्स डिजाइन होती हैं। आपने एक नाम सुना होगा लारावेल, तो लारावेल भी हमारा फ्रेमवर्क है जिसके जरिए हम पीएचपी हो जाए या डॉटनेट हो जाए उसको यूज करते हुए डेवलपमेंट करते हैं। ये सारी लैंग्वेजेस या ये फ्रेमवर्क आपको बताने का मकसद ये है कि मार्केट में क्या चीज इन है उसका जरा आपको थोड़ा सा अंदाजा हो। कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लें, आपको उसको यूज करने से पहले उसका सिंटैक्स आना जरूरी है। अगर कोई भी डेवलपर है, अगर डेवलपर उस लैंग्वेज को यूज करता है तो उसे पता होना चाहिए कि उस लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या है, क्योंकि उस लैंग्वेज का सिंटैक्स आता होगा तो फिर उसके अंदर प्रोग्राम लिखना आसान होता है। अच्छा जी, जब डेवलपर अपना प्रोग्राम लिख लेता है तो ऐसा तो नहीं होता ना कि वो डायरेक्ट जाके कस्टमर को प्रोग्राम दे दे। एक अच्छा डेवलपर, एक अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस हमेशा अपने प्रोग्राम को टेस्ट करता है, और वो एक बार टेस्ट नहीं करता, बार बार अपने प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं ताकि उसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर जितने भी एरर्स हैं, उन सब को ढूंढ कर खत्म किया जा सके। सो this stage require evaluating the program to verify that it work properly or not. Run program several times to check its working for every situation. आपने अपने प्रोग्राम को हर सिचुएशन के लिए टेस्ट करना है, क्योंकि आपका जो कस्टमर है उसके सारे के सारे फीचर्स 100% चलने चाहिए। तो हर फीचर को हर एक सिचुएशन पे चेक करना जरूरी होता है ताकि कोई और एरर या कोई और बग या कोई और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, आपने अक्सर जी नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे या डिस्कवरी चैनल पे एक शो देखा होगा जिसपे अक्सर वो कार डिजाइनिंग दिखा रहे हो। और कार डिजाइनिंग में उन्होंने ये भी किया होता है कि वो कार है उसके अंदर डमी बिठाकर उस कार को एक दीवार के साथ या किसी लोहे की चीज के साथ, किसी बैरियर के साथ, किसी कंक्रीट के बैरियर के साथ जरूर टकराते हैं। वो उसका बकायदा उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, उसका एक्सीडेंट करके, क्योंकि उन्होंने कई सारी चीजें देखनी होती है। तो बेसिक चीजें आपने उसमें से देखी होंगी, वो ये होंगी कि वो ये टेस्ट कर रहे होंगे कि देखते हैं कि एयर बैग गाड़ी में जो है वो ओपन होता है कि नहीं, और अगर गाड़ी डैमेज होती है तो किस हद तक डैमेज होती है, क्या उसका डैमेज उसके इंजन तक तो नहीं जाता, और अगर एयर बैग नहीं खोलता तो ड्राइवर किस हद तक डैमेज हो सकता है। खैर कई चीजें उसमें होती है। वो उस गाड़ी को हर सिचुएशन में उसकी वर्किंग
प्रोग्रामर वही है, एक अच्छा डेवलपर वही है जो अपने सॉफ्टवेयर को हर एक सिचुएशन पे टेस्ट करके देखे। हमारी डेवलपमेंट में सिचुएशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? अगर हम उसमें कोई रॉन्ग डाटा इनपुट करके देखते हैं तो क्या मैसेज आता है? अगर हम उसमें एक लिमिट से ओवर डाटा एंटर करते हैं तो क्या मैसेज आता है? अगर हम उसके ऊपर ज्यादा लोड डालने की कोशिश करते हैं तो क्या हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश तो नहीं होता? तो इस तरह की सिचुएशन को टेस्ट करना जरूरी है। दो बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जी यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। इफ एनी एरर इन द प्रोग्राम इज अकर देन इट इज कॉल्ड बग। हमारे प्रोग्राम में जो एरर क्रिएट होता है उसको हम बग का नाम देते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इज कॉल्ड डीबगिंग। तो एरर को ढूंढकर खत्म करने के प्रोसेस को डीबगिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है जी, हमारा जब प्रोग्राम टेस्ट हो जाता है उसमें सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं तो देन इम्प्लीमेंटेशन आती है। इम्प्लीमेंटेशन आपको पता ही है, आफ्टर thoroughly टेस्टिंग द प्रोग्राम द नेक्स्ट स्टेप टू इंस्टॉल द प्रोग्राम ऑन द साइट फॉर यूज वेयर इट इज फॉर यूजर वेयर इट इज यूज। आपने यूजर के लिए उसकी मशीन के मुताबिक, उसके हार्डवेयर के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है उस सॉफ्टवेयर को उसकी मशीन के ऊपर इंस्टॉल कर देना ताकि यूजर उसे इस्तेमाल कर सके। इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन द प्रोग्राम। और याद रखें, इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ ये नहीं होता कि आप उसमें जाकर सिर्फ उसको इंस्टॉल करके आ जाते हैं, इसमें ट्रेनिंग सेशन भी होता है। आप उस कस्टमर के पास जाते हैं, उसे सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन दिखाते हैं, इंस्टॉल करके दिखाते हैं, देन आप उसको सॉफ्टवेयर का लेआउट समझाते हैं। लेआउट समझाने के बाद उसके जो टेक्निकल स्टाफ है, ठीक है, वो लोग जो टेक्निकल है, आईटी डिपार्टमेंट है, जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर यूज करना है, उनको आप बकायदा ट्रेनिंग देते हैं एक एक फीचर के बारे में, एक एक चीज के बारे में, ताकि नेक्स्ट टाइम तक कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, और ये जो ट्रेनिंग का सेशन है ये कई घंटे तक चल सकता है, डिपेंड करता है कि आपका सॉफ्टवेयर कितना बड़ा है और कितना छोटा है। देन उसके बाद है जी मेंटेनेंस एंड अपडेट। ये भी स्टैंडर्ड का हिस्सा है जो कंपनी सॉफ्टवेयर बना के अपने कस्टमर को देती है। अगर कस्टमर उसको रिक्वेस्ट करता है कि मैं इसमें ये फीचर चेंज करवाना चाह रहा हूँ या इसमें मैं ये चीज ऐड करवाना चाह रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं मेंटेनेंस एंड अपडेट। दिस स्टेज इज ऑन गोइंग प्रोसेस टू अपग्रेड द सॉफ्टवेयर टू अकोमोडेट न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड इंट्रोड्यूसिंग माइनर इम्प्रूवमेंट। अच्छा, इसमें एक टर्म यूज की गई है, ये टर्म आपको नजर आ रही होगी जिसके ऊपर मेरे पॉइंट है, वो है अपग्रेड। और एक दूसरा वर्ड है वो है अपडेट। अपडेट और अपग्रेड में क्या फर्क होता है? अपडेट अपडेट का मतलब होता है कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर मौजूद है, उसके लिए कुछ नए फीचर्स आ रहे हैं, तो उस सॉफ्टवेयर में नए फीचर्स ऐड हो जाते हैं। अपग्रेड जो है, अपग्रेड का मतलब होता है कि आप पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर जो है उसको रीन्यू कर दें, उसके सारे फीचर्स को रीन्यू कर दें, उसको बोलते हैं अपग्रेड। ठीक है, तो अगर कस्टमर आपसे डिमांड करता है कोई चेंजिंग करवाने की, चाहे वो माइनर इंप्रूवमेंट हो चाहे वो मेजर इंप्रूवमेंट हो, तो वो हमारे मेंटेनेंस और अपडेट है। और इसके जो चार्जेस होते हैं वो यकीनन कंपनी पॉलिसी के मुताबिक होते हैं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है टाइम लिमिट होती है 1 ईयर। तो उसके अंदर अगर कस्टमर कोई मेंटेनेंस मांगता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, क्योंकि उसके चार्जेस उस सॉफ्टवेयर की एक्चुअल प्राइस के साथ कंपनी पहले ही ले लेती है। लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर यूज करते हुए आपको 2 साल 3 साल या 4 साल होते हैं, 4 साल के बाद आप उसमें कोई चीज ऐड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर अलग से चार्जेस होंगे। वो यकीनन कंपनी पॉलिसी पर डिपेंड करता है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो। हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। क्योंकि हम ये सारे का सारा काम जो कर रहे हैं, हमारा ये सॉफ्टवेयर कैसे डिजाइन हुआ, इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीजें शामिल थी, उन सब चीजों को एक डॉक्यूमेंट में मेंशन करना जरूरी होता है। ये भी स्टैंडर्ड का हिस्सा है, क्योंकि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर कस्टमर को बना के देते हैं तो यकीनन वो सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड होता है। और रजिस्ट्रेशन में अगर आप सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन उनको नहीं दिखाते तो आपका सॉफ्टवेयर सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंटेशन में डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम्स एल्गोरिथम, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड प्रॉपर यूजेज, ये सारी चीजें मेंशन करना जरूरी है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर उस सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए और कस्टमर किसी और कंपनी से उस सॉफ्टवेयर को रिपेयर करवाना चाह रहा है, तो वो उस डॉक्यूमेंट, वो जो नई डिजाइनर है या वो नई कंपनी है, वो उस डॉक्यूमेंट को देख कर या उसको पढ़ के उस प्रोग्राम में जो चेंजेस हैं वो कर सकें।
ये एक स्टैंडर्ड या यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बन चुका है। तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हर एक चीज लिखना जरूरी होती है, उसकी प्रॉपर यूजेज विद स्क्रीन लेआउट्स। आपको स्क्रीन जो लेआउट्स हैं आपके सॉफ्टवेयर के, उनके स्क्रीन शॉट्स लेने पड़ते हैं, वो डॉक्यूमेंट में ऐड करना पड़ता है, और फिर उस डॉक्यूमेंटेशन को आप आगे भेजते हैं ताकि उसको पढ़ के और इंटरनेशनल जो इदारे हैं जो सॉफ्टवेयर को रजिस्टर्ड करते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट कर सके। इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी होता है। आज के लिए इतना ही। हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड, जिसको उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का नाम दिया हुआ है, वो आज मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी आप लोगों को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमें जब वो कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स है, ट्विटर अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, हमारा फेसबुक पेज है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग आपको इजीली दे सकें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमें सोशल मीडिया अकाउंट पे फॉलो करें ताकि हमारे आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज के लिए इतना ही जी। अल्लाह हाफ़िज़।